बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स का जो चैप्टर चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट को आरंभ कर रहे हैं। अभी पिछले 1 मंथ से फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेरे ये सेकंड पेपर में कोई वीडियो शेयर नहीं हो पाया। इसका कारण आप लोगों को भी ज्ञात है कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स इन दिनों फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए चल रहे थे। साथ ही प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट हुए। उनके सारे प्रोसेस में एक शॉर्ट गैप है, ये आ गया। अब लगभग जबकि एग्ज़ाम्स समाप्त हो गए हैं तो ये हम लोग अपना ई लर्निंग का जो प्रोसेस है उसे पुनः स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स या एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स का हमारा ये जो चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे की उसकी रिएक्शंस को देखेंगे। जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में भी बताया था कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम 2 कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। एक इथाइल एसीटोएसीटेट या एसीटोएसिटिक एस्टर है तथा दूसरा मेलोनिक एस्टर है। इथाइल एसीटोएसीटेट की अभी तक हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत उसकी जो सिंथेटिक यूटिलिटी के क्रम में है हम उन रिएक्शंस को अभी तक देख चुके हैं। अब आगे हम एथिल एसीटोएसीटेट की कीटोनिक हाइड्रोलिसिस को देखते हैं। ये जो 2 हाइड्रोलिसिस हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। एक तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस की थी। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत जो प्रोडक्ट हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमें प्राप्त होते हैं और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के अंतर्गत जो प्रोडक्ट हैं वो कीटोन्स के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये बात यहाँ पर साबित होती है और निर्धारित होती है कि कौन सी हमें हाइड्रोलिसिस करनी है तथा कौन सा प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, वो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में कीटोन्स हैं वो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होंगे। अब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में हम देखेंगे कि इनमें जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है एंड कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है इनके अंदर जो रिएजेंट हैं वो अलग अलग काम में लिए जाते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में सोडियम एथॉक्साइड का जलीय विलयन है काम में लिया जाता है, जबकि कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में तनु अम्ल या तनुक्षार का जलीय विलयन है वो काम में लिया जाता है। तनु अम्ल या तनुक्षार में हम जो है वाटर के द्वारा इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं और तनु अम्ल या तनुक्षार की उपस्थिति में जब इसका जल अपघटन किया जाता है तो हमारे लिए कीटोन है वो मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो है हम इसको रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन में देखें इथाइल एसीटोएसीटेट में कि एथिल एसीटोएसीटेट का तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर जो कीटोनिक जल अपघटन हो रहा है इसमें वाटर का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है और इसके द्वारा एसीटोन है वो हमें प्राप्त होता है। तो एसीटोन की सिंथेसिस अगर हमें करनी है या अन्य किसी कीटोन के, अब आगे हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के जो कीटोन्स हैं जिनको हम बनाना चाहते हैं वो इस अपक्रिया के द्वारा हम बना सकते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसमें इवॉल्व हो जाएगी और एथिल अल्कोहल वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा और इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से या प्रभाजी आचरण के द्वारा पृथक कर सकते हैं और इसमें एसीटोन और एथिल अल्कोहल दो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे, जिसमें कीटोन यदि हम बनाना चाहते हैं तो कीटोन को हम प्रभाजी आचरण के द्वारा पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 रिएक्शंस अभी हमने देखी हैं। एथिल एसीटोएसीटेट के एक्टिव मेथिलीन ग्रुप पर सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन, फिर उसका एल्काइलेशन, फिर थर्ड में मैंने बताया था एसिडिक हाइड्रोलिसिस और फोर्थ है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। तो थर्ड एंड फोर्थ जो रिएक्शंस हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंड कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, ये इस पर डिपेंड करते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट है वो हमारे लिए प्राप्त करना है। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना चाहते हैं तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे और यदि हम कीटोन्स को बनाना चाहते हैं तो हम कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर ये मैंने इसको डिस्कस किया है। एथिल एसीटोएसीटेट की उक्त चारों क्रियाओं से हम विभिन्न प्रकार के अम्ल और कीटोनों का संश्लेषण कर सकते हैं। तो ये इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी में आता है कि हम डिफरेंट टाइप के एसिड्स एंड डिफरेंट टाइप के कीटोन्स हैं वो इन रिएक्शंस के द्वारा बना सकते हैं। अब जैसे हम कुछ रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शंस में देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण है, प्रोपेनोइक अम्ल का संश्लेषण जैसे यदि हमें करना है तो हम केमिकल डिजाइनिंग करते हैं। प्रोपेनोइक अम्ल क्या है? CH3CH2COH। CH3CH2COH में हम देखेंगे कि ये जो ग्रुप है ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस के द्वारा हमें प्राप्त होगा, अर्थात CHCOH ये हाइड्रोजन है, ये तो जब हम सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे तो ये यहाँ से निकल जाएगा, सोडियम सॉल्ट में हाइड्रोजन निकल करके और जो है ये ग्रुप है ये है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें ये ग्रुप, ये जो CHCOH ग्रुप है ये तो एथिल एसीटोएसीटेट से प्राप्त हो जाएगा और जो मैथिल समूह है, ये जो मैथिल समूह है ये हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना है। तो इस प्रकार से अगर प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें सोडियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, फिर मिथाइलेशन की अपक्रिया करनी पड़ेगी और मिथाइलेशन के बाद में फिर जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें प्रोपेनोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसको हम डिटेल में यहाँ पर देखते हैं, स्टेप वाइज हम इसको देख लेते हैं। पहला है सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन, जिसको हमने स्टेप 1 में देखा है। यहाँ पर है एसीटोएसिटिक एस्टर, ये जो हमने लिया है एसीटोएसिटिक एस्टर, इसकी रिएक्शन सोडियम मेथॉक्साइड के साथ में करेंगे तो सोडियम सॉल्ट का इसमें हमें फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट। अब इस सोडियम सॉल्ट की जब हम रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ में करेंगे तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई? ये सोडियम सॉल्ट का मिथाइलेशन रिएक्शन है। इस मिथाइलेशन रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट की जो रिएक्शन है वो मैथिल ब्रोमाइड से करने पर ये जो है CH3 ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें NaBr है वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये मिथाइलेशन हो गया और मिथाइलेशन में मिथाइलेटेड जो है कंपाउंड हमारे लिए प्राप्त हो गया और जो एक्टिव मिथिलीन जो ग्रुप है CH2 ग्रुप है उस पर हाइड्रोजन हटकर मैथिल समूह का प्रवेश हो गया, तो ये हम लोग इसको मिथाइलेशन रिएक्शन कहेंगे। अब जो थर्ड इसका स्टेप है उसके अंतर्गत थर्ड स्टेप के अंतर्गत अब हम इसका अम्लीय जल अपघटन कर देंगे। अम्लीय जल अपघटन में मैंने जैसे बताया है कि सोडियम एथॉक्साइड है वो हमें काम में लेना है। C2H5ONa और वाटर जो है हमें काम में लेना है और यहाँ पर हम हीट करेंगे तो इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसमें जल अपघटन में काम में आएंगे। और इस प्रकार से हम देखें, एक वाटर का मॉलिक्यूल है स्कीम के रूप में समझने में, एक तो CH3COH मिल जाएगा हमारे लिए,
जो हमारा उद्देश्य नहीं था, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में एसिटिक एसिड है, ये प्राप्त होगा। और दूसरा हमारे लिए जो प्रोपेनोइक अम्ल हम बनाना चाह रहे थे वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ये जो है प्रोपेनोइक अम्ल है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और जो है एथिल अल्कोहल, तो इन कंपाउंड्स को, तीनों लिक्विड हैं, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, एथिल अल्कोहल, तीनों के बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होने की वजह से हम इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा पृथक कर लेंगे और जो डिजायर्ड कंपाउंड प्रोपेनोइक एसिड हम बनाना चाह रहे थे वो इससे हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों स्टेप्स में हमने देख लिया। जैसा कि अभी तुम लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि इसमें, ये देखिए मैंने बताया था कि ये CH और ये जो COH ग्रुप है ये तो एथाइल एसीटोएसीटेट से प्राप्त होगा, और प्रोपेनोइक अम्ल बनाने के लिए जो मैथिल ग्रुप हमें डालना था वो हमने प्लान करके इसमें मैथिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस प्रकार से हमें प्रोपेनोइक अम्ल, एसिटिक एसिड एंड एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है ब्यूटेनोइक अम्ल का संश्लेषण। ब्यूटेनोइक अम्ल का जो है सूत्र है, फिर अब हम देखेंगे, जैसे अभी हमने प्रोपेनोइक अम्ल का देखा था, तो ये जो ग्रुप है जो हमने ये डॉटेड इससे शो किया है, ये ग्रुप तो हमें एथिल एसीटोएसीटेट से प्राप्त हो जाएगा, और जो एथिल समूह है वो हमें इसमें इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड 4 कार्बन का एसिड है, 1, 2, 3 एंड 4, और जो एथिल समूह है वो इसके अंदर हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो ये इस प्रकार से हमने इसके स्ट्रक्चर से देख लिया और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग केमिकल प्लानिंग कर लेंगे। तो अब वही है स्टेप, वही चलेंगे। पहले स्टेप में सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन है, ये स्टेप कॉमन हो गया, सोडियम सॉल्ट का निर्माण हो जाएगा। ये जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट हो जाएगा। फिर इस इथाइलेशन के बाद में फिर C2H5Br, क्योंकि अब हमें यहाँ पर ग्रुप जोड़ना है C2H5, CH3CH2, तो इसको जोड़ने के लिए अब हमें करना पड़ेगा इसका इथाइलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाएगा इथाइलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट है। सोडियम सॉल्ट का इथाइलेशन, सोडियम सॉल्ट जो ये इसका बना है, इसको एथिल ब्रोमाइड से जब हम रिएक्ट कराएंगे, तो अब जैसे पहले हमने देखा था, अगर हमें प्रोपेनोइक अम्ल बनाना था तो हमने मिथाइलेशन कर दिया, और ब्यूटेनोइक अम्ल, एन ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है तो हमने इसका इथाइलेशन कर दिया, एथाइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, NaBr निकल गया। अब इसका अम्लीय जल अपघटन कर देंगे। अम्लीय जल अपघटन के अंतर्गत है जो इथाइल समूह है वो CH पर जुड़ा हुआ है, ये हमारा बेसिक ग्रुप आ जाएगा, और C2H5 आकर के ये अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH की उपस्थिति में ये जो है रिएक्शन होगा, और फिर इस प्रकार से है ये जो है एसिटिक अम्ल और N ब्यूटेनोइक एसिड है ये प्राप्त हो जाएगा। एथिल अल्कोहल इसमें से पृथक हो जाए। 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पर लगेंगे, और एक वाटर मॉलिक्यूल जैसा जो है यहाँ पर है CH3COH हमें देगा, और दूसरा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो जो है इस प्रकार से विघटित होगा, जो है H है वो इधर आ जाएगा, C2H5OH है, और ये हमें N ब्यूटेनोइक अम्ल है वो प्राप्त हो जाएगा। और ये जो है जो तीनों कंपाउंड्स हैं मैंने बताया है लिक्विड के रूप में हमें प्राप्त होंगे, तो हम इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आचमन द्वारा पृथक करके हम तीनों यौगिकों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हमारा डिजायर्ड कंपाउंड है N ब्यूटेनोइक अम्ल है ये प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से हमने देखा कि अन्य और भी कोई अल्कोहल हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम में हैं, ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को एथिल एसीटोएसीटेट से किस प्रकार से प्राप्त करोगे, या कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन के अंतर्गत भी आ सकता है, तो उसमें डिटेल है ये पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जैसे हम देखें आइसोब्यूटारिक अम्ल का, तो आइसोब्यूटारिक अम्ल में क्या हो रहा है कि 2 मैथिल समूह हैं वो उपस्थित हैं यहाँ पर आइसोब्यूटारिक अम्ल में। N ब्यूटेनोइक अम्ल का या N ब्यूटारिक एसिड का ये आइसोमर है। यहाँ पर हमारा जो ये पेरेंट जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा CH-COH का, जिसको हमने डॉटेड लाइन में शो किया है, उसमें एथिल समूह की जगह 2 मैथिल समूह प्रवेश कराने हैं। तो अब इसमें हम कुछ समझ सकते हैं कि हमें जो मिथाइलेशन की रिएक्शन, जैसे प्रोपेनोइक अम्ल बनाना था तो उसमें मिथाइलेशन की रिएक्शन हमने एक बार की थी, यहाँ पर हमारे लिए आइसोब्यूटारिक अम्ल बनाना है तो हमारे लिए मिथाइलेशन की रिएक्शन है वो 2 बार करनी पड़ेगी। एक बार एक मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा,
दूसरी बार दूसरा मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा और इस प्रकार से हम जो है उसी स्कीम को फॉलो करते हुए आइसोब्यूटाइरिक अम्ल का सिंथेसिस कर सकते हैं।